Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to talk about parts of the cell या जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं. ये जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर 8 में है, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक्स का. पार्ट्स ऑफ द सेल या फिर सेल ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सभी एक ही चीज़ें हैं. स्टार्टिंग विथ पार्ट्स ऑफ द सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है या सबसे आउटर पार्ट क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सपोज ये एक न्यूक्लियस, ये है आपका सेल, और ये जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी पार्ट्स ऑफ द सेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको एक साथ अंदर बंद करके रखता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. अ सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर. ऑफकोर्स हमारे बॉडी में अनकाउंटेबल सेल्स हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे सेल्स को जो है अलग अलग करके रखने में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो द इंटरनल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और साथ ही साथ जो इसके इंटरनल कंटेंट्स हैं, जो अंदर की चीज़ें हैं, उसको भी बाहर आने से या फिर बाहर की चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है. सेल मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ को अंदर आने से या अंदर की चीज़ को बाहर जाने से रोकता है. It is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, इसमें छोटे 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 होल्स होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को, जिनको सिर्फ परमिशन है, कुछ चीज़ों को अंदर आने या बाहर जाने देता है. जैसे आपके स्किन में पूरे सेल मेम्ब्रेन्स कवर्ड है, ठीक है. आपका जो स्किन है जो आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ये सेल मेम्ब्रेन से बना है, सेल से बना हुआ है. तो आप जब दौड़ते हो, भागते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, या जब आपको गर्मी लगती है तो आप स्वेटी फील करते हो, आपको पसीना आता है. तो पसीना कैसे आता है आपके बॉडी से? वो वाटर बाहर कैसे आता है? इसके पोरस होने की वजह से आता है. यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं जिसकी वजह से ये जो आपका स्वेट है, जिसमें शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी बॉडी से बाहर आ सकती हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पोरस है, छेद है, पानी आ रहा है तो ब्लड भी आ सकता है. कभी नहीं, ब्लड को ये अलाउ नहीं करता बाहर आना, ठीक है. तो ये सेल मेम्ब्रेन अपनी मर्जी पे काम करता है, जिसको बाहर आने देना चाहता होगा उसी को देगा, वरना नहीं देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया, ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका जो ब्राउन लाइनिंग दिख रहा है आपको, दैट इज आपका सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी गैप है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली के जैसा होता है. ये जो ऑरेंजिश पीचिश टाइप का जो शेड्स दिख रहा है आपको, दैट इज साइटोप्लाज्म. बीच का डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज cytoplasm. Various other components or organelles of the cells are present in the cytoplasm. और जितने भी और चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें होती है सेल के अंदर, तो वो जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं, साइटोप्लाज्म का रीजन के अंदर ही होती हैं. जैसे ये है न्यूक्लियस, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, तो ये बीच में जितने भी गैप है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूक्लियस तो है ही, ठीक है. उसके बाद है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स और आपका प्लास्टिड्स. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आप सभी जानते हैं क्या है. सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, एकदम मिडिल में. द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स ऑल फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और यही है जो सारे फंक्शंस जितने भी सेल परफॉर्म करता है. अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शंस हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज़ में. तो अलग अलग फंक्शंस हैं और ये सभी फंक्शंस को कंट्रोल करना, एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, कब क्या होना है, नहीं होना है, ये सभी चीज़ों पे कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस? हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा फंक्शंस देख लेते हैं न्यूक्लियस का.
जैसे कि द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब सेल के अंदर होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी कब रिलीज होगा, गंदगी कब रिलीज होगा, और कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब ऑक्सीजन अंदर आना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना है, वाटर कितना चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, एनर्जी लेना देना, ऑक्सीजन लेना देना, ये सभी चीज़ें जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। हमारा जो सेल है काफ़ी दिन तक हमारे बॉडी में रहने के बाद ख़त्म हो जाता है, पेरेंट सेल मर जाता है, डॉटर सेल जिंदा हो जाती है। तो ये जो साइकिल है, कौन सा सेल कब डेड होगा, कब अलाइव होगा, कब रिप्रोड्यूस करेगा, ये भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियस है वो ग्रोथ ऑफ द सेल में भी काम करता है। ऑफकोर्स अब छोटा सा सेल जो एकदम नया नया अभी डॉटर सेल बना ही है, वो डायरेक्टली उसके अंदर सारी चीज़ें तो नहीं है ना, वो धीरे 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 डेवलप करके पेरेंट सेल बनता है, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो उसको डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए एंड ऑल, वो सभी का अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियस। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। हमारे सेल के अंदर राइबोसोम्स नाम की चीज़ होती है, जिसका फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। हम लोगों का जो बर्थ है, ह्यूमन बींग्स का जो बर्थ है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है, वो अपने पेरेंट्स के थ्रू हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ है। हम लोग किससे आए हैं? हमारे पापा से, हमारी मम्मी से, ठीक है, फादर और मदर से आए हैं। फादर और मदर से आए हैं, ये हम लोग हैं, सन है या डॉटर है, ठीक है। अब पापा की कुछ चीज़ें हमारे अंदर हैं, कुछ डीएनए, कुछ मम्मी की हैं, ठीक है। तो डीएनए हमारे अंदर कैसे आई? न्यूक्लियस के थ्रू आई। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए या फिर हेरिडिटरी कंसर्न। डीएनए जो है यही हेरिडिटरी ट्रेट्स लेके आता है हमारे पास। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या लुक्स हैं या आदत हैं जो हमारे पापा से मिलती जुलती हैं या हमारे मम्मी से मिलती जुलती हैं। तो हमारे पापा और मम्मी से हमारे अंदर ट्रांसफ़र करने में किसने हेल्प किया? न्यूक्लियस ने हेल्प किया, ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है कंप्लीटली, इसके बीच में है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है डीएनए कंपोनेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारे सेल के अंदर होता है। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स अटैच टू द न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिक्चर देखने से ज़्यादा क्लियर होगा। ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं राइबोसोम्स, छोटे छोटे, जो हमने अभी ऊपर में बात किया था ना, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में न्यूक्लियस हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे यहाँ पे, वो है राइबोसोम्स। और ये जो है दो तरह के हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इतने सारे। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसा ही है, ठीक है ना। एक चीज़ और देखने की है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एकदम सेपरेट इसके सर्कल्स बने हुए, देखो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से हमेशा अटैच्ड है। ये न्यूक्लियस से चिपका हुआ होता है, बिल्कुल पास में होता है न्यूक्लियस के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पे, अटैच टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच्ड है, एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका सेल, ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से सटा हुआ है यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म है ना ये पूरा एरिया, तो साइटोप्लाज्म के अंदर है ये, ठीक है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फुलान। 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। कौन कौन है? पोर्टर, क्लॉड एंड फुलान।
इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, रफ वाला रफ इसलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे दाने दाने छोटे 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 पिंपल्स जैसे होते हैं। और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह में ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी न्यूक्लियस से अटैच्ड है, देखो यहाँ पे अटैच्ड। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। ये सारे हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल हैं, सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें, जो कि सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस जो भी होती है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ प्लास्टिड्स, plants and some protists have several types of double membrane bound organelles called plastids. plastids जो हैं वो प्लांट सेल में होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सी दीज आर प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, नाउ प्लांट सेल में ये क्या करती हैं, प्लास्टिड्स का काम क्या है या कैसी दिखती हैं? ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें। देखो ये जो येलो वाला है, डबल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, दो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की इसमें। बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड प्लास्टिड्स विच हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर मटेरियल्स। तो प्लास्टिड्स का काम क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, धूप को ट्रैप करके रखना, हार्वेस्ट करके रखना, मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, खाना बनाना हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी, और जो खाना बनाया उसको स्टोर करके रखना, ये काम होता है प्लास्टिड्स का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स जो है वो किचन ऑफ द सेल है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि लीव्स आर द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि वहीं पे खाना बनता है। तो प्लास्टिड्स जो है वो लीफ में ही पाई जाती हैं, ग्रीन पिगमेंट में ही पाई जाती हैं। प्लास्टिड्स वॉज टर्म्ड बाई कॉइंड बाई ई हैकेल। प्लास्टिड्स टर्म जो है, मतलब इसका नाम प्लास्टिड्स कौन रखा था, ई हैकेल। दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स जनरली कंटेन पिगमेंट्स एंड मे सिंथेसाइज एंड अक्यूमुलेट वेरियस सब्सटेंसेस। प्लास्टिड्स जो है वो जनरली बहुत सारे पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, प्लांट का ग्रीन कलर का होना इसी की वजह से है। एंड मे सिंथेसाइज एंड अक्यूमुलेट वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। इस तरह का कुछ दिखता है ये जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बताया, या जिनको सबसे पहले ये दिखा था, उनका नाम था कोलिकर। इंसेक्ट सेल्स में दिखा था, किसी कीड़े में देखा था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को, नेम्ड बाय बेंडा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा, बेंडा ने रखा। ठीक है, इट हैज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, देखो ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा। सेल ऑर्गेनेल्स में यहाँ पे है, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक्चुअली इस तरह का दिखता है। It has a rod-like structure found in cytoplasm to all eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, साइटोप्लाज्म में। ये तो पूरा एरिया साइटोप्लाज्म का ही है ना, ये न्यूक्लियस वाला एरिया हो गया, और ये बाकी पूरा जितना भी है वो सारा है हमारा साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं सेल्स में मिलते हैं जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। डेड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है, यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी क्रिएट होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर होता है, जो भी वहाँ से न्यूट्रिएंट है, फिर वो न्यूट्रिएंट को ऑक्सीजन मिक्स करके ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। द नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus।
गोल्गी अपरेटस जो है वो 4 चीज़ों से बनी हुई होती है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये आपके लिए जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गोल्गी अपरेटस का नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है गोल्गी अपरेटस, कुछ इस तरह का दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये स्मूथ है, उतना इसमें और भी कुछ जंतर मंतर नहीं है, एकदम सिंपल सा दिखता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा। ठीक है, द नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल्स अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। वैक्यूल्स जो हैं वो यहीं से बनते हैं, गोल्गी बॉडीज से ही वैक्यूल्स बनते हैं, अराइज फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स जो हैं वो हमारे स्टोरेज हैं, स्टोर हाउस। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सारा वैक्यूल्स में जाके जमा हो जाता है, फिर वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जो भी है, वो सारी चीज़ें वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाती हैं। द हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। हमारे बॉडी से जो भी एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने का काम भी वैक्यूल्स करती हैं। एंड मेंटेन इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। ऑफकोर्स सेल्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना इज़ बैड फॉर अस, हमें अकबकी लग सकती है, गर्मी लग सकती है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारे सेल्स का टेम्परेचर रेगुलेट करना, पानी बाहर निकालना, जो गंदी चीज़ें हैं, डस्टबिन की तरह भी ये काम करता है, सारी गंदी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको यूज़ में लिया, जो नहीं लिया वो ये सेल के बाहर फेंक देता है, फिर सेल के बाहर फेंकता है तो उसको ब्लड ले लेती है और फिर लंग्स के पास ले जाके उसको क्लीन कर देती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है आपका वैक्यूल का। वैक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत सारी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं जो कि आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं हैं, वी विल गेट टू नो अबाउट देम इन द फर्दर क्लासेस। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जो इंक्लूड हुई हैं, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें आपके बुक में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनके बारे में जानना। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, या बुक में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।